Hello everyone. So in previous lecture of rotational dynamics, we have seen the application of circular motion on straight road. Application of circular motion on straight curved road. In today's lecture, we are going to see about the application number 2, that is well of death. That is well of death. In maximum cases or in maximum circus, you have seen that there is one wall, one cylindrical wall in which the bikers or cars are revolving in the circular motion or performing a circular motion. In that case, we call it as well of death. So let us further move to the second application of circular motion, that is well of death. So our today's topic is well of death. You have seen this stunt in most of the circuses or in the TV also. The stuntman perform the circular motion. Which circular motion? Horizontal circular motion. Horizontal circular motion in vertical cylinder, right? For that we have to consider one cylinder. We have to consider one very large cylinder, right? So which is vertical in nature. So this is my cylinder in which the stuntman is going to perform the स्टंट. ये हमारा सिलेंडर है जिसमें स्टंटमैन क्या करेगा, अपना स्टंट परफॉर्म करेगा. लेट अस से दिस इज द path which is followed by the stuntman. Let us say this is the path which is followed by stuntman, and let us assume that the radius of the cylinder is small r. क्या हम assume कर रहे हैं, जो हमारा सिलेंडर है उसका जो हॉरिजॉन्टल रेडियस है वो है हमारा स्मॉल r. मान के चलते हैं कि हमारा जो अभी स्टंटमैन है वो इस पॉइंट पे है. दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टंटमैन. किसका पोजीशन है ये? स्टंटमैन का. तो अगर हम इसको एक सेकंड के लिए पॉज करें, ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इन द सिलेंड्रिकल वॉल. वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है. तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक पोजीशन हमने क्या कर लिया, वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे जब वो स्टंट परफॉर्म कर रहा था, हमने जैसी व्हीकल यहाँ पर है इसको पॉज कर दिया, व्हीकल को क्या कर दिया, पॉज कर दिया, वीडियो को पॉज कर दिया. तो ऐसे टाइम पे लेट अस अज्यूम कि हमने क्या मान लिया, यहाँ पर हमारा अभी व्हीकल है, यहाँ पर हमारा क्या है, व्हीकल. तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि इस व्हीकल पे कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू सी विच फोर्सेस आर गोइंग टू एक्ट एट दिस व्हीकल. सबसे पहला फोर्स क्या होगा, उसका खुद का वेट. सबसे पहला फोर्स क्या होगा, उसका खुद का वेट, जो हमेशा कैसे जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो वेट ऑफ द व्हीकल कैसे बताया मैंने, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये हो गया mg. अगर हम माने इफ वी कंसिडर कि मैंने ऐसे व्हीकल रख दी, अगर एक सिलेंड्रिकल वॉल है और हमने ऐसे व्हीकल क्या कर दी, रख दी, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली नीचे आना चालू हो जाएगा. ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. मतलब यहाँ पर अगर मैं व्हीकल को पॉज कर दूँ या स्टंटमैन यहाँ पर व्हीकल को रोक दे, तो मोस्ट प्रॉब्ली केस में क्या होगा, व्हीकल जो है नीचे आना स्टार्ट होगा, राइट. तो उसका मोशन कैसे हो रहा है, नीचे हो रहा है, जिसको हम स्लिपिंग मोशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग, स्लिपिंग मोशन. मतलब व्हीकल जो है वो स्लिप हो रहा है, व्हीकल जो है वो स्लिप हो रहा है. और हमें पता है जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज opposite to the motion. तो अगर हम यहाँ पर मानते हैं कि व्हीकल यहाँ से नीचे स्लिप हो रहा है, व्हीकल क्या हो रहा है, नीचे स्लिप हो रहा है, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा. अगर व्हीकल नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा. कैसे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं Fs. इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन. और हमेशा जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के कांटेक्ट में होता है, तो वहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन आता है. वहां पर क्या आता है, नॉर्मल रिएक्शन, जो हमेशा कैसे रहता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो हमारा सरफेस कैसा था, वर्टिकल था, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैसे आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसको हम लोग बोलेंगे n. So from this diagram we can see that there are three forces acting on the vehicle, that is force mg,
that is weight of the vehicle mg in downward direction, static friction in upward direction because the vehicle will slip in downward direction, and the normal reaction which is perpendicular to the surface of the wall. तो ये तीन फोर्सेस क्या होंगे, एक्ट होंगे. अभी मुझे बताओ सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है. इफ एनीवन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, कौन सा फोर्स असेंशियल होता है? वी रिक्वायर्ड विच फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, राइट. और हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का जो नेचर है वो कैसे होता है? इट एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस. इट एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस. तो अगर मैं इसको सेंटर मानूं, इफ वी कंसीडर द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, तो ये क्या हो जाएगा? ये रेडियस हो जाएगा. और हमें दिख रहा है यहाँ पर एक ही ऐसा फोर्स है जो टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा है और अलोंग द रेडियस जा रहा है. यहाँ पर ऐसी ऐसा रिएक्शन है जो टूवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस जा रहा है, जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन. तो यहाँ से इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है दैट दिस नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट्स व्हाई मैं क्या लिखता हूँ? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन, राइट. तो ये मुझे पता चल गया. चलो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ये हमने पहले भी देखा था. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. और यहाँ पर नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है? एन. क्या लिखा मैंने? नॉर्मल का एन, राइट. तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन एन. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा. इसको मैं क्या दे दूंगा? इक्वेशन नंबर 1. अब देखो फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है ऊपर की तरफ. फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन और वेट mg कहा जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन है. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में मानूं, किस में मानूं? इक्विलिब्रियम पे, तो फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस करेगा? वेट mg को. इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रिक्शन फोर्स Fs will balance the weight of the vehicle, that is mg. Friction, static friction Fs will balance weight of the vehicle mg, right. पर इन 11th स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट म्यू एस इंटू एन, वेर म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. इसको हमेशा याद रखना है. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कोई भी तरह का फोर्स हो, स्टैटिक हो, डायनामिक हो या नॉर्मल फ्रिक्शन हो, ये क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है. क्या होता है ये? म्यू इंटू एन. ये क्या होता है? म्यू इंटू एन. अगर फ्रिक्शन स्टैटिक है तो कोएफिशिएंट भी क्या बन जाएगा? स्टैटिक. अगर फ्रिक्शन डायनामिक है तो कोएफिशिएंट भी क्या बन जाएगा? डायनामिक. और नॉर्मली क्या लिखते हैं हम लोग? म्यू एन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पर मुझे क्या पता चला? एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन. तो अब मुझे कंसिडर करो इफ आई प्लेस एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एन यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ये? म्यू एस इंटू एन इज इक्वल्स टू एम जी. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1. क्या कर रहा हूँ मैं? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1. तो ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन 1 एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर इज इक्वल टू एन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ होल अपॉन एम जी, और यहाँ पर म्यू एस इंटू एन बराबर. यहाँ पर एन एन कैंसिल हो गया, नॉर्मल रिएक्शन गेट कैंसिल. यहाँ पर एम एम कैंसिल हो गया. अब ये आर जी उठ के कहा जाएगा, यहाँ पर जी उठ के जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? देखो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, एक मिनट, चलो क्या बन जाएगा ये? वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू एस. अगर मैं आर जी को ऊपर लेके गया तो ये क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी अपॉन म्यू एस. अगर मैं स्क्वायर को उस साइड भेजूँ तो ये बन जाएगा अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस. सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी. इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए किसकी? व्हीकल की, जो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. किसमें? वेल ऑफ डेथ में. किसमें? वेल ऑफ
डेप्थ में। तो यहाँ पर क्लियर है सबको हाउ टू फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन वेल ऑफ डेप्थ। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो हमने दो टाइप पढ़े इसमें एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहले था एक नॉर्मल कर्व रोड पे हम लोग सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और एक वेल ऑफ डेप्थ में। क्लियर है? याद रखना क्या है, अगर हम नॉर्मल रोड पे, अगर ये मेरा नॉर्मल सर्कुलर रोड था और इसके ऊपर अगर हम क्या करते हैं व्हीकल को मूव करते तो हमें क्या मिला था, वी का फॉर्मूला अंडर रूट म्यू आर जी। और इसके लिए क्या मिला मुझे, फॉर वेल ऑफ डेप्थ, फॉर वेल ऑफ डेप्थ क्या मिला मुझे, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू। ये तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये था हमारा प्लेन कर्व रोड के लिए, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो, और ये हमारा वेल ऑफ डेप्थ के लिए। ओके, दिस आर द टू टॉपिक इन द एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हम देखेंगे कर्व रोड पे, किस पे देखेंगे, कर्व रोड पे। तो ये था हमारा किसके लिए, वेल ऑफ डेप्थ के लिए। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट समझना होगा, व्हाट डू मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, कभी कभी आपने देखा रहेगा कहीं पर रेस ट्रैक में अगर कोई रेस परफॉर्म हो रही है तो जहां पर भी रोड कर्व होगा वहां पर कैसा होता है, स्लोप ऐसा होता है, कैसा होता है, एक थोड़ा कर्व होता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर ये सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म हो रहा है, दिस इज द पाथ फॉलोड बाय द व्हीकल, सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द व्हीकल। तो जहां पर भी कर्व रहेगा हमारा जो सरफेस है वो कैसा रहेगा, थोड़ा इंक्लाइंड रहेगा, थोड़ा क्या रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा। ये क्यों इंक्लाइन करते हैं हम लोग, बिकॉज हमें पता है जब भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। क्या आता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मेरा रोड ऐसा है, सीधा है, कैसा है रोड, सीधा है, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, अपने व्हीकल को बाहर पुश करेगा, अपने व्हीकल को बाहर पुश करेगा। अगर बाहर पुश करेगा, हमारी स्पीड ज़्यादा है, हमारी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा तो क्या हो जाएगा, व्हीकल रोड से बाहर चला जाएगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जो कर्व पाथ होता है उसको हम लोग क्या रखते हैं, स्ट्रेट ही रखते हैं, थोड़ा क्या करते हैं, उसको इंक्लाइन करते हैं। मतलब जाएगा ना व्हीकल तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। क्लियर है? तो जब भी कहीं पर कर्व आया और हमने क्या कर दिया, सरफेस को थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, क्या कर दिया, थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, मतलब जो आउटर सरफेस था उसको थोड़ा हाइट पे रख दिया। पहले कैसे था, ऐसे सीधा जा रहा था, अब कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। मतलब क्या हो गया, देखो लोअर सरफेस जो है वो नीचे है और आउटर सरफेस वो ऊपर है। तो बैंकिंग ऑफ रोड का क्या फॉर्मूला होता है, राइजिंग ऑफ आउटर एज, मतलब हम क्या कर रहे हैं, आउटर एज को थोड़ा ऊपर कर रहे हैं अलॉन्ग विद इनर एज। मतलब क्या, राइजिंग ऑफ आउटर एज, मतलब हम आउटर एज को क्या कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर कर रहे हैं एज कंसिडर टू इनर एज। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बैंकिंग ऑफ रोड। तो हम लोग क्या करते हैं, इंक्लिनेशन देते हैं, मतलब क्या देते हैं, एक एंगल पे आउटर सरफेस को हम लोग उठाते हैं ताकि हमें क्या मिले, बैंक रोड मिले, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी लगेगा वो क्या हो जाए, थोड़ा उसका इफेक्ट कम हो जाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है आपने के लिए, कि हम बैंकिंग ऑफ रोड क्यों रखते हैं, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बैंक, तो हम लोग रोड को बैंक क्यों करते हैं, बैंक करना मतलब आउटर एज को थोड़ा रेस करना। तो हम क्यों करते हैं, ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसके इफेक्ट को कम कर पाए, राइट। तो इसी को हम लोग कंसिडर करके अगर हम बैंक रोड माने, तो हमने देखा था इनर एज कैसा था, नीचे था, और आउटर एज ऊपर था। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, बैंक रोड है, जो किसी हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे है थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे है थीटा, राइट। दिस इज माय बैंक रोड। इसके ऊपर क्या हो रहा है भाई, इसके ऊपर हम लोग का क्या मूव हो रहा है, व्हीकल मूव हो रहा है। क्या मूव हो रहा है, व्हीकल मूव हो रहा है, बराबर। अब इस व्हीकल पे कौन से फोर्स लगेंगे वो देखना है हमें। सबसे पहला फोर्स हमें पता ही है, व्हीकल है उसका अपना वेट होगा, तो सीधा कैसे जाता है वेट अपना, mg नीचे की तरफ, बराबर। mg कैसे जा रहा है हमारा, नीचे की तरफ। अब देखो जब व्हीकल ऐसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, अगर मैं इसको व्हीकल को यहाँ पर रोक दूँ तो व्हीकल क्या करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना। तो व्हीकल क्या करेगा, ड्यू टू द
ग्रेविटी, वो क्या करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, मतलब उसका मोशन कहाँ हो रहा है, अभी नीचे हो रहा है। और हमें पता है जो अपना फ्रिक्शन फोर्स है वो मोशन के अगेंस्ट काम करता है। मतलब अगर मैं एक इंस्टेंट में मान लूँ कि व्हीकल यहाँ पर आके रुक गया, तो ग्रेविटी क्या करेगा, उसको नीचे लेके आने की कोशिश करेगा। मतलब अगर मेरा मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया मेरा फ्रिक्शन फोर्स एफ आर, राइट, ये हो गया मेरा फ्रिक्शन फोर्स एफ आर। और तीसरा मैंने बताया था आपको कौन सा फोर्स एक्ट करता है, हमेशा एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है जो क्या रहेगा, सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा। तो सरफेस अगर हमारा ऐसा है तो नॉर्मल फोर्स कैसा रहेगा, ऐसा। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल फोर्स एन, राइट। तो दिस आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन ऑन बैंक रोड। क्या बोला मैंने, दिस इज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन ऑन बैंक रोड। तो देखते हैं फटाफट क्या होता है अभी। चलो, अब ये फोर्सेस काम कर रहे हैं। अगर इसको मैं रिजॉल्व करूं तो ये कैसे दिखेगा, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। mg सीधा नीचे जा रहा है, mg कैसे जा रहा है, सीधा नीचे। तो mg को दिखा दिया मैंने वाई एक्सिस पे, राइट। fr कैसे जा रहा है मेरा, fr जा रहा है इस डायरेक्शन में, fr जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो fr को मैं लिख दूंगा यहां पर, हाँ या नहीं। और नॉर्मल जा रहा है यहां पर, नॉर्मल कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्मल का दिखाऊंगा मैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या मेरा ये नॉर्मल। अब एंगल की बात करें, देखो सरफेस के अलोंग क्या जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है, सरफेस के अलोंग फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है। सरफेस ने बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ कितना, थीटा डिग्री, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना बनाएगा, थीटा डिग्री, राइट। और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या करेगा, नॉर्मल बनाएगा वर्टिकल के साथ, इसके साथ वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री। इसका एक कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में, इफ द सरफेस मेक थीटा एंगल with horizontal, then the perpendicular to the surface make theta angle with vertical। क्या बोला मैंने, if surface make theta angle with horizontal, then perpendicular to the surface make theta angle with vertical। ये याद रखना है हमेशा। अगर मेरा सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है तो उसको जो परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस को, वो वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगा। तो ये हो गया मेरा वर्टिकल के साथ थीटा। अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे क्योंकि ये इंक्लाइन फोर्सेस, तो ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये बन जाएगा एफ आर साइन थीटा। क्यों कॉस थीटा दिया, क्योंकि इसने एक्स के साथ बनाया। और इसको रिजॉल्व करने के बाद एन कॉस थीटा, इसको कॉस क्यों दिया, क्योंकि इसने वर्टिकल के साथ बनाया, और ये बन जाएगा एन साइन थीटा, राइट। तो ये हो गया रिजोल्यूशन। अब हम इसको इक्विलिब्रियम में मानेंगे, वी विल कंसीडर इट एज इन इक्विलिब्रियम, राइट। अब देखो हमें पता है जब रोड ऐसे जा रहा था तो ये सेंटर था, क्योंकि व्हीकल ऐसे मूव हो रहा है ना, तो ये सेंटर था, बराबर, हाँ या नहीं। और हमें पता है जब भी हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कैसे एक्ट करता है, हॉरिजॉन्टली और रेडियली एंड टुवर्ड्स द सेंटर। कैसे एक्ट करता है, हॉरिजॉन्टली रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर। तो देखो पहले, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से है, सबसे पहले आता है एन साइन थीटा। क्या आ रहा है, एन साइन थीटा। और कौन सा जा रहा है हॉरिजॉन्टल, एक ये डायरेक्शन में, ये उस डायरेक्शन में। साइन कन्वेंशन के हिसाब से करते हैं। यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स, तो ये लिखता हूं मैं एफ आर कॉस थीटा माइनस, यहां पर होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन भी किस तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर है। कहां पर है, टुवर्ड्स द सेंटर, हाँ या नहीं। पर देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पर है, टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स द नेगेटिव, क्योंकि ये देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, और ये क्या है मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट, माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मुझे इसका साइन प्लस करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको वो साइड लेके जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू
mv²/r, मतलब जो प्लस था उसको माइनस कर दिया और जो माइनस था उसको प्लस कर दिया। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये हो गए मेरे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब देखते हैं वर्टिकल फोर्सेस कौन से हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन से, एक है mg जो नीचे की तरफ जा रहा है, दूसरा है मेरा ऊपर की तरफ कौन जा रहा है, n cos थीटा, इधर भी ऊपर कौन जा रहा है, fr sin थीटा। ये हो जाएगा fr sin थीटा, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, mg इज इक्वल्स टू n cos थीटा प्लस fr sin थीटा। हाँ या नहीं? चलो, क्या मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या करूंगा मैं, डिवाइड इक्वेशन 1/2, जैसे पहले किया था, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले इनको साथ में लिखते हैं। क्यों साथ में? क्योंकि यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर fr है, यहाँ पर fr। तो ये क्या बन जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो n sin थीटा माइनस fr cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r डिवाइड बाय इक्वेशन 2 क्या है, n cos थीटा प्लस fr sin थीटा डिवाइड बाय mg। अब देखो यहाँ पर mm कैंसिल, mm गेट कैंसिल। अब mm कैंसिल हो गया, g पहुंच गया ऊपर। मैंने आपको पहले भी बताया था, fr क्या होता है, म्यू n। तो fr की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, म्यू n। तो म्यू n पुट करने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ से n कॉमन निकलेगा, तो n sin थीटा माइनस fr की जगह क्या पुट किया, म्यू n को बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा म्यू cos थीटा अपॉन n, यहाँ पर भी बाहर निकला cos थीटा प्लस fr नहीं, म्यू sin थीटा, राइट, इज इक्वल टू rg ऊपर गया तो v²/rg। अब यहाँ पर n गेट कैंसिल। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। जब भी हम मैथ में ऐसे कंडीशन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन को cos से डिवाइड किया तो साइन बाय cos tan, साइन को किसी डिवाइड किया cos से, साइन बाय cos क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, tan थीटा माइनस म्यू, cos बाय cos क्या बन जाएगा 1, ये म्यू बचा, अपॉन cos बाय cos वापस से 1 प्लस म्यू साइन बाय cos tan, तो म्यू tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। ये सबको क्लियर है, ये स्टेप, दिस स्टेप इज क्लियर टू एवरीवन। क्या किया मैंने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तो साइन बाय cos tan लिख दिया और जहाँ पर cos था उधर 1 लिख दिया। यहाँ तक किसी को डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। वी वांट द मिनिमम वेलोसिटी, जैसे हमने पहले निकाला था, वी वांट द मिनिमम वेलोसिटी। तो v² को अगले रखो, rg को उधर भेज दो, ये क्या बन जाएगा, v² इज इक्वल टू rg ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, स्क्वायर को साइड भेज दिया तो v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, ये होल अंडर रूट में है। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इन बैंक रोड। तो बैंक रोड का कंसेप्ट क्लियर है सबको। बैंक रोड इज नथिंग बट raising the outer edge of the vehicle over the inner edge. So this is all for today. So in next lecture we will see about the simple pendulum. या इस लेक्चर में कवर कर ले, चलो इस लेक्चर में कवर करने का ट्राई करते हैं। तो ये था हमारा क्या, बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेटिव। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम इज नथिंग बट एक स्ट्रिंग लो, क्या लो, एक स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग को कोई पत्थर या बॉब बांध दो और यहाँ पर उसको क्या कर दो, एक एंड को फिक्स कर दो,
एक एंड को क्या कर दो, फिक्स कर दो, बराबर। और इस बॉब को मान लो ये हमारा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है, इसको क्या किया मैंने, टाई कर दिया, और इसको क्या कर रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टली बॉब को रिवॉल्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिवॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, राइट। तो क्या किया मैंने, यहाँ पर हमारे बॉब को क्या करा रहा हूँ मैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहा हूँ। तो अब ये इनिशियल पोजीशन था, मान लेता हूँ कि कुछ टाइम बाद ये उसका पोजीशन है, किसका, बॉब का, ये इसका क्या था, इनिशियल पोजीशन, रोटेट करने से पहले। रोटेट करे जा रहा हूँ मैं, करे जा रहा हूँ, और जैसे ही वो यहाँ पर आया मैंने क्या कर दिया, इसको पॉज कर दिया, क्या कर दिया, पॉज कर दिया। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे अभी हम क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सिंपल सी बात है, मान लो ये है उसका सर्कुलर मोशन का पाथ, ये है उसका रेडियस, इज द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द बॉब इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। अब मुझे बताओ इस बॉब के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। सबसे पहला फोर्स कौन सा होगा, उसका अपना वेट mg। सबसे पहला फोर्स क्या होगा, वेट mg, सीधा जाएगा नीचे की तरफ। कैसे जाएगा, सीधा नीचे की तरफ, हाँ या नहीं, कैसे जाएगा, सीधा नीचे की तरफ, बराबर। अब हमें बताओ, जब हम कंसिडर करेंगे कि बॉब कहाँ पर है, उसके एक्सट्रीम पोजीशन में, तो क्या होगा, बॉब बाहर जाने की कोशिश करेगा। अगर इसको कंटिन्यू घुमाते रहो तो बॉब क्या होगा, एक टाइम आएगा कि बॉब बाहर गिर के नीचे गिरने के चांसेस है, थ्रेड से टूट के या स्ट्रिंग से टूट के। मतलब बॉब क्या कर रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस बॉब वहां पर क्या आता है, स्ट्रिंग में एक टेंशन आता है, क्या आता है, टेंशन आता है। क्योंकि स्ट्रिंग जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रेच होता है, क्या होता है, स्ट्रेच। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग इन द स्ट्रिंग वहां पर क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट करता है। अगर मेरा स्ट्रेचिंग इस तरफ है, अगर मेरा स्ट्रेचिंग किस तरफ है, इस तरफ है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसे होगा, इस तरफ होगा। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं टेंशन टी। मान लो ये है एंगल थीटा, और यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, टेंशन, ये बनेगा एंगल थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड। जेड मतलब अल्टरनेट एंगल्स, तो ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स द टेंशन टी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ वर्टिकल। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ये हो गया मेरा वेट mg नीचे की तरफ, टी कॉस थीटा कहा जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया मेरा टी जो बना रहा है एंगल थीटा विथ वर्टिकल। अब ये इंक्लाइंड है तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें, जो हमें पहले भी आता है। कॉस किसके साथ जाएगा, इसके साथ थीटा होता है, तो ये बन जाएगा टी कॉस थीटा, और ये बन जाएगा टी साइन थीटा। मान लो ये लेंथ है एल, ये जो लेंथ है एक्सट्रीम पोजीशन पे वो है एल, क्या है, एल। अब मुझे बताओ टूवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, टी साइन थीटा। तो हमें पता है टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। हम सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। सीपीएफ क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, और mr ओमेगा स्क्वायर। क्या करो, v इज इक्वल टू r ओमेगा पुट करो, v इज इक्वल टू r ओमेगा इसमें पुट करो, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अभी हम ये फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो क्या बन गया ये mr ओमेगा स्क्वायर, बराबर। चलो आगे, ये तो हो गया मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब देखो वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये mg इज इक्वल टू, नीचे की तरफ mg जा रहा है, उसको बैलेंस कौन करेगा, जो फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ एक ही फोर्स जा रहा है जो है p cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ओमेगा, तो क्या करूंगा मैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या बन जाएगा ये टी साइन थीटा अपॉन, इसके नीचे ये लिखता हूँ टी कॉस थीटा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। टी टी कैंसिल, एम एम कैंसिल, हमें क्या चाहिए, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। जी को ऊपर भेजो तो ये बन जाएगा जी साइन थीटा अपॉन, आर को नीचे भेजो, आर कॉस थीटा। तो ओमेगा क्या बन गया मेरे पास। उससे पहले हम ये ट्रायंगल दिख रहा है,
क्या दिख रहा है हमें ये ट्राइंगल। इसमें हमें आर पता है और एल पता है, मतलब हमें थीटा की अपोजिट साइड पता है आर है और थीटा का हाइपोटेनियस पता है जो है एल। तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कितना है आर, हाइपोटेनियस कितना है एल, बराबर। तो आर क्या बन जाएगा, आर इज नथिंग बट एल कॉस थीटा, सॉरी एल साइन थीटा। तो जहां पर आर है वहां पर साइन थीटा पुट कर दो, सॉरी जहां पर आर है वहां पर क्या पुट करोगे एल साइन थीटा, जहां पर आर है वहां पर क्या पुट करोगे एल साइन थीटा। तो यहाँ पर पुट करो तो ओमेगा क्या बन जाएगा अंडर रूट जी साइन थीटा अपॉन आर की जगह एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो ये मिल गया मुझे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोनिकल पेंडुलम परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। क्या मिला है मुझे एंगुलर वेलोसिटी। अब मुझे चाहिए टाइम पीरियड, क्या चाहिए मुझे टाइम पीरियड। टाइम का मुझे फॉर्मूला पता है, टाइम पीरियड इज नथिंग बट हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर इतना एंगल थीटा है तो बस पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो कितना डिग्री घूमेगा 360 डिग्री। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन अपॉन, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे तो वेलोसिटी भी क्या लेना पड़ेगा एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हमें टाइम का फॉर्मूला पता है टाइम इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर मैंने क्या किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर, सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, बराबर। तो एंगुलर था दोनों तो इसलिए एंगुलर लिया, डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर में और वेलोसिटी भी एंगुलर में। अब ओमेगा का वैल्यू पता है हमें क्या है ये t इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा नीचे है तो 1 अपॉन अंडर रूट जी इंटू एल कॉस थीटा। तो ये है हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर कोनिकल पेंडुलम, बराबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर मुझे इसका फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रीक्वेंसी एन इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ये क्या है मेरा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा टी का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन 2 पाई, इसको नीचे लिख दूंगा और ये बन जाएगा अंडर रूट, क्या बन जाएगा ये अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। क्लियर है, ये टाइम पीरियड है, इसको उल्टा कर दो तो आपको क्या मिलेगा फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ये है उसका एंगुलर स्पीड, ये है उसका टाइम पीरियड और ये है उसका फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड फॉर सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट 2 पाई अपॉन ओमेगा, वेयर 2 पाई इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो इतना टॉपिक क्लियर कर लो, कवर कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन।